previous lecture we already discussed about Compton effect and after that Compton shift. हमने Compton shift का डेरिवेशन देखा था और वीडियो थोड़ी सी लंबी थी इसी वजह से कि कुछ बायो वाले बच्चे होते हैं जिनकी वजह से मैथमेटिक्स स्लो करनी पड़ती है, मैथ वाले चीज़ों को समझ जाते हैं जल्दी से। हमने पिछली क्लास में क्या देखा? पहले कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? कॉम्पटन इफेक्ट होता है कि जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होती है, कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट लूजली बाउंडेड या मैं कहूँ ऐसे सैंपल पर जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है, जैसे ग्रेफाइट, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, तो इन पर इंसिडेंट होती है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में रिकॉइल हो जाता है एंड अनदर डायरेक्शन में फोटोन स्कैटर्ड हो जाता है। इस फिनोमिना में जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ कम होती है, यानी इंसिडेंट लाइट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन स्कैटर्ड फोटोन, यानी वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। मैंने क्या कहा? रिपीटिंग अगेन कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है कि जब जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ, स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से ज्यादा होती है, तो इस फिनोमिना को भी कॉम्पटन इफेक्ट क्या कहा जाता है। मैंने क्या कहा? कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू और मोमेंटम है P इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, वो एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन करती है तो उस इलेक्ट्रॉन को, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिकॉइल करवा देती है, वो लाइट या फोटोन रिकॉइल करवा देता है उस इलेक्ट्रॉन को, और खुद जो लाइट है, जो फोटोन है, किसी और डायरेक्शन में रिकॉइल स्कैटर्ड हो जाता है। क्या हुआ? यहां जो एनर्जी थी मोनोक्रोमेटिक लाइट की, यहां जो एनर्जी थी मोनोक्रोमेटिक लाइट की E h न्यू थी। क्या थी? h न्यू। जब इलेक्ट्रॉन से जो रेस्ट मास में है, रेस्ट में है, जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है उससे कोलाइड करती है तो इसको एक वेलोसिटी दे देती है, ये इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी गेन कर लेता है, मूव करता है, यानी मूव कर रहा होगा। जब ये रेस्ट में था, रेस्ट से मूव किया तो ऐसा हुआ होगा या होता है, क्या होता है कि इस फोटोन की, इस लाइट की कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली होगी। मैंने क्या कहा? जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है और रेस्ट से वो मूव करने लग गया तो कुछ इस एनर्जी का पार्ट इस इलेक्ट्रॉन ने ले लिया होगा, उसी के कारण ये क्या करता है? मूव करता है या वेलोसिटी में प्रेजेंट होता है, मूव किया है, मोशन में होता है, तो कुछ एनर्जी यहां बची रही होगी। मैंने क्या? इफ दिस एनर्जी containing photon is colloid with electron, rest electron, then this electron is in motion, तो कुछ एनर्जी यहाँ रिमेन हो जाएगी। मैंने क्या कहा? यहाँ रेस्ट में है, मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ, चीजों को समझें आप, ठीक है? कि जो एनर्जी इसके पास थी, कुछ एनर्जी इसको दे दी और कुछ एनर्जी बची रह गई, रिमेन रह गई, तो हुआ क्या होगा? यहां जो एनर्जी थी वो क्या थी? E इक्वल टू एच न्यू, और हमें पता है एच न्यू को एच सी अपॉन लैम्बडा लिखा जा सकता है, क्योंकि न्यू इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लैम्बडा। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो मैंने कहा था जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है लैम्बडा के, यानी एनर्जी है लैम्बडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। क्यों? क्योंकि रिलेशन क्या? E
इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा, यानी एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा या वेवलेंथ घटेगा, वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। यदि एनर्जी को घटा दें, एनर्जी को कम कर दें, डिक्रीज कर दें, तो लैम्डा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। वही हुआ है। यहां जो एनर्जी थी मान लो x थी, या मैं कहूं मान लो 10 जूल एनर्जी थी इस मोनोक्रोमेटिक लाइट या फोटोन की। मोनोक्रोमेटिक फोटोन की कितनी एनर्जी थी, 10 जूल थी। जब इसमें से कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दी जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन मोशन में है, तो बची हुई एनर्जी कहां होगी, इस स्कैटर्ड फोटोन के पास होगी। तो एनर्जी यहां से यहां घट रही है, मैं क्या कह रहा हूं, एनर्जी यहां से यहां घट रही है। जब एनर्जी घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो लैम्डा इंक्रीज हो रहा है। इसी फिनोमिना को कॉम्पटन इफेक्ट कहा जाता है। When wavelength of scattered photon is greater than the wavelength of incident light and incident photon, that is called Compton effect. This phenomena is known as Compton effect. The difference of these wavelengths, final minus initial, is called Compton shift or change in wavelength. क्या कहा, Compton shift कहा जाता है या फिर change in wavelength. Compton shift is more accurate, यानी जो फेमस है। Compton shift की बात करेंगे तो change in wavelength बात एक ही है ना। तो यहाँ क्या कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है किस वक्त लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट हुई, तो उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज क्यों हुई, इंक्रीज इसलिए हुई क्योंकि एनर्जी घटी, तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। इसलिए जो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ थी वो इंक्रीज कर गई। और ये क्या है, ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, रिकॉइलिंग एंगल है, वो स्कैटरिंग एंगल है। अब बात करते हैं हमने क्या किया था। हमने कॉम्पटन शिफ्ट का कैलकुलेशन कैसे किया था। देखो मैं याद दिलाता हूं कुछ चीजों को। लास्ट क्लास में देखो मैंने कहा डेल्टा लैम्डा, ये क्या है, कॉम्पटन शिफ्ट, चेंज इन वेवलेंथ। क्या है, फाइनल, मैं कह रहा हूं फाइनल वाली जो वेवलेंथ है उसको लैम्डा डैश, यहां जो वेवलेंथ हुई है लैम्डा डैश, और वहां जो है यहाँ क्या है, लैम्डा है। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये क्या है, कॉम्पटन शिफ्ट। अब मुझे पता है जो लैम्डा है वो क्या होता है, c अपॉन न्यू। अब यहाँ क्या है, न्यू डैश। देखो लैम्डा डैश के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू डैश, तो लैम्डा के लिए c अपॉन न्यू। ठीक है, तो डेल्टा लैम्डा हो गया c ब्रैकेट में 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू। ठीक है, अब हमें बता, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, c अपने पास पहले से ही है, c अपने पास पहले से ही है। यहाँ आएगा न्यू डैश न्यू, न्यू डैश न्यू, तो न्यू माइनस न्यू डैश, ये आता है, यही आता है कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू, यही आती है। उससे पहले ये क्लास में क्या था, उससे पहले हमने क्या कॉम्पटन शिफ्ट कैलकुलेट करने के लिए पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया, क्योंकि कोलिजन से पहले एनर्जी इक्वल होगी किसके, कोलिजन के बाद जो एनर्जी होगी। यानी यहाँ कंजर्वेशन
का जो लॉ है एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन एंड एनर्जी ऑफ जो मोमेंटम है वो फॉलो होगा। जब वो फॉलो होगा तो मैं कहूंगा कोलिजन से पहले एनर्जी इक्वल टू कोलिजन के बाद एनर्जी। कोलिजन एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। एंड देन I said apply the law of conservation for momentum। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करो। तो मैंने कहा था अप्लाई व्हाट, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बट here there are two components of momentum because कि we know that कि आप में से कोई कह सकता है कि सर कि आपने x एक्सिस पर मोमेंटम अलग निकाला है, y एक्सिस पर मोमेंटम अलग निकाला, ऐसा क्यों किया? जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के लिए निकाला, एनर्जी के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉर एनर्जी किया था, सॉरी। तो एनर्जी के लिए कंजर्वेशन लॉ लगाया था, ऐसे ही कंजर्वेशन लॉ मोमेंटम के लिए अप्लाई करो। उसके लिए एनर्जी के लिए एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर क्यों कैलकुलेट नहीं किया, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। I already told you that, what I told you, that I told you कि जो एनर्जी है वो स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। जब स्केलर है तो सिर्फ स्केलर है तो इट मींस नो डायरेक्शन, तो इतना ही फॉलो होगा, कोलिजन से पहले एनर्जी एंड इक्वल टू कोलिजन के बाद एनर्जी। एंड मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस direction matters for momentum. Here there is two directions, y axis and x axis. There is scattered photon. For scattered photon there is momentum p dash और जो एंगल है वो क्या है, फाई। तो कंपोनेंट होगा x एक्सिस पर p cos phi और y एक्सिस पर होगा p डैश sin phi। ये किसके बीच में, देखो जो फोटोन है, स्कैटर्ड फोटोन है, किसके बीच में, x और y के बीच में, x और y। एंगल किसके साथ है, x एक्सिस के साथ है, तो कंपोनेंट होगा p डैश cos phi, p डैश cos phi। p डैश हमें पता है h mu डैश अपॉन c, p डैश हमें पता है। और ये जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है वो किसके बीच में, किस एक्सिस के बीच में? यदि इसको y एक्सिस बोल रहा हूं तो इसको माइनस y बोल दूंगा, इसको y बोल दो तो इसको माइनस y बोल दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसके बीच में, x और माइनस y के बीच में है, तो इसके लिए जो एंगल रिकॉइलिंग एंगल है वो क्या है, थीटा। तो x एक्सिस पर कंपोनेंट होगा p डैश cos थीटा। p डैश क्या, मोमेंटम ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। एंड y एक्सिस पर कंपोनेंट होगा p डैश sin थीटा। पहले मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉर एनर्जी अप्लाई करूंगा तो मुझे इक्वेशन मिलेगी, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉर मोमेंटम अप्लाई करूंगा, फर्स्ट एक्सिस पर फिर y एक्सिस पर, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, फिर उनको इक्वेशन नंबर 2 या 3 जो भी आएगी ऐसे हमने सॉल्व करके देखा था पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किया था, ठीक है। और जो भी वैल्यूज आएंगी वहां इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास डेल
मल्टीपल 1 माइनस कॉस थीटा, क्या आया था 1 माइनस कॉस थीटा, यही आया था। देखो 1 माइनस कॉस फाई आया होगा, सॉरी देखो बेटा आ रहा हूं 1 माइनस कॉस फाई आया होगा, cos फाई था। तो डेल्टा लैम्ब्डा हमारे पास निकल के आया था h अपॉन m नॉट c 1 माइनस cos फाई, 1 माइनस cos फाई। फाई क्या है, फाई है, यहां लिख देता हूं स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल क्या है, स्कैटरिंग एंगल है फाई। अब मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से देखना, मुझे पता है, ये मैथ वालों को तो पता ही होता है, बाय वाले थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो cos 2 थीटा होता है वो इक्वल तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। वी नो दैट cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 से डिवाइड करूंगा तो cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यही आएगा। तो देखो इसको सॉल्व करो, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस cos, सॉरी हाँ cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ थीटा की जगह क्या है, देखो थोड़ा सा डजंट मैटर, ये क्या है, सिर्फ एंगल है, क्या है, सिर्फ एंगल है। जब एंगल है तो एंगल हमारे पास स्कैटरिंग एंगल क्या है, फाई, सिर्फ फाई है, फाई देख थीटा लिख देता तो मैं यहां से चेंज कर सकता था, और मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस कॉस फाई क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो मेरे पास डेल्टा लैम्ब्डा की वैल्यू आएगी, डेल्टा लैम्ब्डा की वैल्यू क्या आएगी h अपॉन 2h अपॉन m नॉट c साइन स्क्वायर थीटा बाई, बोथ ऑफ द इक्वेशन आर applicable for calculation of computance shift. These equations are for computance shift. यानी computance shift यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से कैलकुलेट किया जा सकता है। I am again repeating, अप्लाई किया जा सकता है। अब देखो इरेज कर रहा हूँ, फाई क्या है, स्कैटरिंग एंगल है, स्कैटरिंग एंगल है, ठीक है। तो देखो यदि केस नंबर फर्स्ट, इफ फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंगल क्या है 0 डिग्री है, यदि 0 डिग्री है या तो ये अप्लाई कर लो या अप्लाई कर लो, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वैल्यूज वही आएंगी, ठीक है। मैं अप्लाई कर रहा हूं ये, ठीक है। तो मुझे पता है यहाँ cos 0 डिग्री क्या होता है 1, cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो डेल्टा लैम्ब्डा होगा h अपॉन m नॉट c 1 माइनस 1, तो डेल्टा लैम्ब्डा क्या होगा 0 होगा, डेल्टा लैम्ब्डा क्या होगा, यानी जो स्कैटरिंग एंगल है वो 0 होगा। इसका मतलब जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट है और स्कैटर्ड लाइट है वो क्या है, पैरेलल है, उनके बीच में एंगल कितना है 0 है। यदि एंगल 0 है यानी दोनों जो इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड फोटोन है उनके बीच में एंगल 0 है, इसका मतलब दोनों पैरेलल हैं, तो जो लैम्ब्डा है या कॉम्प्लेक्स शिफ्ट है वो क्या होगा 0 होगा, यानी इंसिडेंट
लाइट की वेवलेंथ इक्वल होगी स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ की। लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, क्या होगी? दोनों इक्वल होंगी। केस नंबर सेकंड, जो भी ये अप्लाई कर दो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 करोगे तो साइन थीटा कितना है? 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। 0 की स्क्वायर 0 बाय 2, तो डेल्टा लैम्डा 0 हो जाएगा। ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, व्हेन फाई इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जो लाइट है जैसे इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करी तो इस डायरेक्शन में चली गई, तो ये क्या होगा? 90 डिग्री का 90 डिग्री होगा। तो इस केस में देखो यहां अप्लाई कर दो, वहां अप्लाई कर दो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब सेकंड में अप्लाई करके देखते हैं। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 2h m नॉट c मल्टीप्लाई बाय साइन 90 की वैल्यू 1 है, 90 की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर बाय 2, तो डेल्टा लैम्डा हो गया h अपॉन m नॉट c। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास डेल्टा लैम्डा आएगा 0.0242 एंगस्ट्रॉम। जब सारी वैल्यूज रखोगे भाई, प्लांक कांस्टेंट, m नॉट जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास और स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पुट करोगे तो लैम्डा है, वेवलेंथ है, उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.242 एंगस्ट्रॉम, 0.0242 एंगस्ट्रॉम। इस इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से क्या यह पता लगा कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है किस पर डिपेंड नहीं करता। देखो किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ फाई, स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड करता है स्कैटरिंग एंगल पर। क्या मेटल का जो टाइप है, नेचर ऑफ मेटल है, उस पर डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं, सिर्फ एंगल पर डिपेंड करेगा। ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये मास किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। स्पीड ऑफ लाइट, प्लांक कांस्टेंट सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? फाई पर डिपेंड करेगा। तो जो डेल्टा लैम्डा है वो क्या आता है? 0.0242 एंगस्ट्रॉम आता है। ठीक है, अब केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही लिखो। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड। ठीक है, केस नंबर थर्ड क्या है? व्हेन फाई इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन, जैसे फोटोन या लाइट आई, मोनोक्रोमेटिक लाइट, वो इसी डायरेक्शन में वापस चली गई, इसी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री होने का मतलब देखो डेल्टा लैम्डा, ठीक है, डेल्टा लैम्डा वहां अप्लाई कर रहा हूं, 2h m नॉट c और साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 180 बाय 2, तो 180 बाय 2 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 2h m नॉट c इंटू साइन 90 हो गया। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां क्या आएगा? यहां डेल्टा लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है, देखो इस वैल्यू के क्या दोगुनी नहीं है, 2 टाइम्स है ना, इस वैल्यू के वो वैल्यू 2 टाइम्स होगी। तो मैं कह सकता हूं डेल्टा लैम्डा क्या होगा? डेल्टा लैम्डा क्या होगा?
0.048 एंगस्ट्रॉम लैम्ब्डा की वैल्यू होगी। जो लैम्ब्डा की वैल्यू वेरी करेगी ना वो जीरो, यानी स्कैटरिंग एंगल जब जीरो हो से 180 डिग्री के बीच में, ये तो एंगल होगा, वैल्यू क्या होगी, जीरो से 0.0484 एंगस्ट्रॉम के बीच होगा, सॉरी वेवलेंथ किसके बीच होगा, 0.0482 से 0 के बीच। लिख सकते हो इस लाइन को, द wavelength, ऐसा लिखो, द Compton shift depends only upon the scattering angle, ठीक है। Compton shift एंड होता है। अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेरे लिए सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्पटेंट भी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। हीट कैपेसिटी राइटिंग में ध्यान मत देना, क्या लिखा है, कैसे लिखा है, डज इट रियली मैटर, नो, नॉट एट ऑल। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, एग्जांपल से पहले डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। Amount of energy required to increase the temperature of a substance by 1 degree Celsius is known as, that is called heat capacity. Example है, दोबारा बात करूंगा हीट कैपेसिटी डेफिनेशन की। मान लो एक अपने पास ये पप्पू है, क्या है, पप्पू, इसे नाम दे रहा हूं पप्पू फर्स्ट, पप्पू पास हो गया, ठीक है, ऐसे है ना। आई एम नॉट ए द आर्टिस्ट, दैट टाइप ऑफ डायग्राम मैनर में कह सकते हो, लेकिन ये क्या है, ये है पप्पू 2 और एक अपने पास एक और पप्पू है, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है, ये पप्पू फर्स्ट, सेकंड एंड पप्पू थर्ड। ये तरीका है समझाने का, मेरा तरीका। ये पप्पू फर्स्ट है, इसको तुमने मैंने नहीं, तुमने 10 थप्पड़ मारे, थप्पड़ हिंदी में लिख रहा हूं ना, थप्पड़ मारे, क्या, इसको स्लैप किया 10 टाइम्स, ठीक है, तुमने, तो इसने तुम्हें बदले में 1 मारा, ठीक है, इसलिए तुम्हें पिटवा रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसने तुम्हें 1 दिया, तुमने इसको 10 मारे तो इसने 1 दिया, ठीक है। यदि मैं इसको 10 दूं, ये बदले में तुझे 10 मारे, ठीक है, और एक पप्पू 3 है, इसको तुम 100 मारो या 10 मारो तो ये तुम्हें 100 मारे, ठीक है। आपने क्या किया, पप्पू फर्स्ट को 10 मारे, उसने बदले में तुझे 1 मारा, तुझे बड़ा मजा आ रहा है ना। इसको 10 मारे, इसने भी तुझे 10 मारे, तूने 1 मारा, उसको 10 मार रहा है 1 के बदले, 10 मारने पर 100 मार रहा है। इट मीन्स इसको 10 थप्पड़ मारने पर इतना एक्साइट नहीं कर पा रहे आप कि वो आपको बदले में मारे। मैं क्या कह रहा हूं,
आप उसको थप्पड़ मार रहे हैं, यानी उसको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं उसकी, वो आपको एक नहीं मार रहा, यानी वो क्या है, सहनशील है, उसकी जो टॉलरेंस है वो ज्यादा है। क्या है, उसकी जो सहनशीलता है, सहन करने की क्षमता, वो क्या है, ज्यादा है। या मैं कहूं कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या है, ज्यादा। क्या है, ये जब 10 मार रहे हो इतना क्या हो रहा है, इतना टॉलरेट हो रहा है। जब 10 मार रहे हो 10 बार टॉलरेट हो रहा है, 10 बार आपको बैक में अटैक कर रहा है, यानी वापस आपको अटैक कर रहा है। जब इसको 10 बार, ये बहुत ज्यादा टॉलरेट हो रहा है, इसकी टॉलरेंस ज्यादा है, यानी सहनशीलता कम है। जब मैंने इसको 10 मारे तो एक इसने मारा, यानी इसकी सहनशीलता जो टॉलरेंस है सबसे ज्यादा होगी तीनों में से। सिर्फ तीनों की बात कर रहा हूं, तीनों में से किसकी टॉलरेंस ज्यादा होगी, इसकी टॉलरेंस ज्यादा होगी। इट मींस यदि मैं टेम्परेचर की टर्म में कहूं, क्या कहूं, टेम्परेचर की टर्म में कहूं, तो मैं कहूंगा जब इसको 10 जूल गर्म किया जाता है तो इसका 1 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है। जब इसको 10 जूल गर्म किया तो इसका 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। जब इसको 10 जूल एनर्जी या हीट प्रोवाइड करी तो इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ। इट मींस इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, इसकी सबसे कम होगी, क्योंकि ये थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करने पर जल्दी गर्म हो रहा है, हीट गेन कर रहा है। ऐसे एग्जांपल समझो, मान लो तुम्हारे पास 2 टब हैं, एक में वाटर है, इसमें दूसरे में पेट्रोल है, दोनों को गर्म कर रहे हो तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कौन जल्दी भागेगा, उड़ेगा ना, क्या बनेगा, वेपराइज्ड होगा। आप गर्म पेट्रोल को तो गर्म भी मत करो, वो तो रखा रखा ही भाग जाएगा, है ना। जब भाग जाएगा और पानी क्या जल्दी भागेगा, भागेगा क्या, नहीं भागेगा। यानी जो वाटर है उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, किसकी तुलना में, किसकी हीट कैपेसिटी की तुलना में, पेट्रोल की तुलना में। यानी उसको जितनी एनर्जी दे रहे हैं उससे ज्यादा वो भाग रहा है। कॉन्सेप्ट समझो, समझने की कोशिश करने का समझना, यानी हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ सब्सटेंस, that is called heat capacity। अब heat capacity और टर्म भी हैं, क्या, और टर्म भी हैं। heat capacity एक होती है, ये तो कॉमन लिख लो कि डेफिनेशन heat capacity की, एक होती है स्पेसिफिक heat capacity, एक होती है मोलर। ये इरेज कर रहा हूं, पप्पू वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। और ये पप्पू फर्स्ट है ना, ये गांधी जी का वक्त है, ठीक है। गांधी जी का वक्त क्यों है, बेचारे को गांधी जी सिखा के गए हैं तुझे एक थप्पड़ मारे तो तू बदले में दूसरा गाल आगे कर देना। तो ये किसका वक्त है, गांधी जी का। देख ऑफेंड मत होना, ये ठीक है, तो ऑफेंड मत होना। तो एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी। तुमने हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन तो लिख ही ली होगी, आई होप लिख ली होगी। तो मोलर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, जब हमारा कंपाउंड या कंपोनेंट या सब्सटेंस कितना हो, 1 ग्राम हो, क्या हो, 1 ग्राम हो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस क्या करें, इंक्रीज करें, तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे क्या कहूंगा, उसे कहूंगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब हमारा सब्सटेंस क्या हो, 1 मोल हो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो एनर्जी देनी पड़ेगी या प्रोवाइड करनी पड़ेगी
तो उसे कहूँगा मोलर हीट कैपेसिटी। इसका रिवर्स में किया जा सकता है, यदि हमें 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटाएं 1 ग्राम सब्सटेंस का, जो एनर्जी मिलेगी उसे कहूँगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। रिवर्स कर दिया, एब्जॉर्प्शन एमिशन वाला सिस्टम है ना। यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटाऊं किसका, 1 मोल सब्सटेंस का, तो मैं उसे कहूँगा मोलर हीट कैपेसिटी। डेफिनेशन लिखोगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसकी डेफिनेशन लिखोगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू increase the temperature by 1 degree Celsius of 1 gram substance is known as specific heat capacity। अगला लिखना मोलर हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल substance is known as molar heat capacity। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।